अगला क्वेश्चन है, जल का अपेक्षिक या अपेक्षिक रहेगा घनत्व एक मानते हुए शुद्ध जल में H2O की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता बताना है, आपेक्षिक घनत्व दिया है। देखो दो शब्द सुने हो, घनत्व और आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व का मतलब किसी घनत्व से तुलना करते हुए। तो ऐसा होता है, किसी भी पदार्थ के घनत्व को जल के घनत्व से भाग दे दिया जाता है तो वो आपेक्षिक घनत्व हो जाता है। कहने का मतलब आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। ठीक, अर्थात तुलना प्रत्येक पदार्थ के घनत्व की जल के घनत्व से की जाती है। यहां लिख दें पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व। पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व निकालना है या निकाला गया है, समझ जाओ कि उसके घनत्व को जल के घनत्व से भाग दिया जाता है। इसीलिए आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, यहां मात्रक नहीं। हम कमजोरी जान रहे हैं, जहां कमजोरी है इसलिए यही शुरू किए हैं। अब जल का घनत्व कहोगे क्या है, तो जल का घनत्व MKS पद्धति में 1×10⁻³ क्या किलोग्राम प्रति घन मीटर। 1 घन मीटर में 10⁻³ किलोग्राम जल होता है। जो रसायन विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, यहां के लिए इसी को पैमाने के द्वारा बदला गया है और ये हो जाता है क्या 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ठीक, मिलीलीटर याद रखो, बदलेंगे तो ये मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से फिजिक्स वगैरह में सवाल लगाओगे तो ज्यादातर MKS पद्धति में मात्रक प्रयोग करना पड़ेगा। वहां 1×10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। केमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वहां जो घनत्व लिया जाता है जल का, वो ग्राम प्रति मिलीलीटर में लिया गया। 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर कहने मतलब 1 मिलीलीटर जल में जल का भार या उसमें 1 ग्राम पदार्थ होता है जल का। 1 मिलीलीटर आयतन में 1 ग्राम जल होगा। सिरिंज से इसे होता है 1 ml, 2 ml, 5 ml। 5 ml ले लेंगे तो उसमें 5 ग्राम जल मिलेगा। ये है। तो आपेक्षिक घनत्व यहां क्या है, अब आ जाओ सवाल पर। आपेक्षिक घनत्व बराबर 1। हमने कह दिया कि आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, शुद्ध संख्या होती है। 1 होगी, 2 होगी, 1.5 होगी, कुछ होगी। अब फिर हमने बताया कि जल के घनत्व से भाग देने पर आपेक्षिक घनत्व होता है। इसका मतलब इसमें जल का घनत्व से भाग दिया गया है। तो ये घनत्व तो सही नहीं है, तो हम क्या करें, हम इसको पदार्थ का घनत्व निकालें। ये भी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व है। तो अगर जल के घनत्व से भाग दे करके आपेक्षिक घनत्व निकाला गया तो इसमें जल के घनत्व से गुणा करके पदार्थ का घनत्व बन जाएगा। इसलिए इसमें जल के घनत्व से गुणा करने पर घनत्व प्राप्त होगा। भाई जल के घनत्व से भाग दिए हैं तो अपेक्षिक घनत्व मिला है। उसकी उल्टी क्रिया
जल के घनत्व से गुणा कर दें तो पदार्थ का घनत्व मिल जाएगा। इसलिए घनत्व बराबर 1 गुणे, और घनत्व 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर लिया भी जाता है, 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, और हो गया 1 ग्राम बटे मिलीलीटर। अब इसका घनत्व मिला क्या? 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ठीक। अब कह रहा है कि अपेक्षित घनत्व मानते हुए शुद्ध जल में H2O की मोलरता ज्ञात कीजिए। आयतन की बात नहीं कह रहा है। शुद्ध जल का मतलब केवल जिसमें जल हो और कोई चीज मिलावट ना हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 1 लीटर जल ले लें, 1000 ml जल ले लें, मोलरता वही आएगी चाहे जितना लोगे, उसी हिसाब से H2O की मात्रा कम हो जाएगी का आयतन कम लोगे। तो माना जल का आयतन बराबर 1000 ml। भाई 1 लीटर हमने ले लिया, 1000 ml ले लिया, इसलिए सोच रहे हैं कि जिससे जो है वो मोलरता 1000 ml पर ही निकाली जाएगी तो वो आ जाए आसानी से। अब 1000 अगर जल लिए हैं ml तो कितना ग्राम उसका वजन होगा? देखो 1 मिलीलीटर में 1 ग्राम बनता है, इसका मतलब 1000 ml में 1000 ग्राम, इसलिए 1000 ग्राम जल है, 1000 ग्राम जल है। अब हमें मोलरता के लिए क्या करना है, हम देख लें कि 1000 ml में कितने मोल हैं, तो इसलिए 1000 ग्राम में कितने मोल हैं, इसलिए 1000 ग्राम जल में मोल क्या है? 1000 बटे अणुभार कितना होता है जल का? 18। और भाई अणुभार से भाग देंगे तो अब यहां भाग दे लो, 18 18 पंचे 90, 10, 18 पंचे 90, 10 तो दशमलव लगाओ, 18 पंचे 90, तो ये आ जाएगा क्या? मोलों की संख्या आ जाएगी 55.555 या 55.56 कर दो, 5 है तो 1 जोड़ के खत्म कर दो, मोल। ठीक। ये भाई 1 लीटर में 1000 ml बातें की हैं, उसमें 1000 ग्राम जल हुआ, क्योंकि 1 ग्राम 1 मिलीलीटर में है तो 1000 ml लिए हैं तो 1000 समझो ग्राम वजन भी बन गया। और अणुभार कितना होता है? 18 जल का, 18 भाग दे दिए, मोल हो गया। 1000 ml सतह है तो 1000 ml में अगर इतने मोल हैं तो यही हो गई मोलरता। इस तरीके से मोलरता हुई 55.56 मोल प्रति लीटर, ऐसा भी लिख दिया जाता है, मोल प्रति लीटर, यह कैपिटल M। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कुछ टाइप क्वेश्चन का बदल रहा है, लेकिन अभी देखिए ध्यान से तो सब आ जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के उस विलेन की मोलरता की गणना करो। कौन सा अम्ल है? H2SO4 की मोलरता की गणना कीजिए, जिस पर लिखा है 98% भारानुसार सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका अपेक्षित घनत्व 1.84 है। पहली बात तो यौगिक हमारा कितना है, क्या है? H2SO4 नाम आ गया, इसका अणुभार हम जान जाएंगे। तो इसका अणुभार कितना होता है?
98। ठीक, और यहां दिया है 98% और ब्रैकेट में लिख दिया गया है भारानुसार। ठीक, अब विलयन में ये स्थिति है, उसमें क्या 100 ml की 100 ग्राम यहां अपेक्षित घनत्व दिया है, तो हम क्या करेंगे, अपेक्षित घनत्व का संबंध किससे होगा, आयतन से होगा। तो यहां 98 ग्राम 100 ml में हो रहा है। ठीक, भार अनुसार है 100 ml होगा कि 100 ग्राम ही होगा, 100 ग्राम। इसलिए 100 ग्राम विलयन में 98 ग्राम H2SO4 है। 100 ग्राम विलयन में 98 ग्राम H2SO4 है। ये भार अनुसार जो लिख दिया है, भार का ही मामला है, दोनों भार रहेंगे 98/100%, खत्म करेंगे तो 98/100 था 100 ग्राम विलयन, तो 98 ग्राम उसमें H2SO4। घनत्व यहां आपेक्षिक घनत्व के रूप में दिया गया है, आपेक्षिक घनत्व बराबर 1.84। कोई मात्रक नहीं होता अपेक्षित घनत्व का। अब अपेक्षित घनत्व कैसे मिलता है, जल के घनत्व से भाग देने पर। जल का घनत्व क्या है, 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। घनत्व जल का बराबर 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर ml। तो इसमें भाग दिया गया होगा जल के घनत्व से, 1.84 आया है, तो अपेक्षित घनत्व तो बन गया। अब हमको घनत्व चाहिए, उसी को उल्टा काम करें, जल के घनत्व से गुणा कर दें। इसलिए घनत्व, केवल घनत्व बराबर 1.84 गुणे 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ठीक, तो क्या हुआ ये हो गया 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर ml। ठीक, अब कह रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन की मोलरता गणना कीजिए, जिस पर ये लिखा है। कहने का मतलब कि 1.84 ग्राम जो है वो 1 ml में है, और हमको मोलरता ज्ञात करने के लिए कहाँ जाना है, 1000 ml में। तो हम 1000 ml में इसका ग्राम मालूम कर लें, फिर इसके अणुभार से भाग दे दें, पता चल जाए कितना मोल बन रहा, वही हो गई मोलरता। अतः 1 ml विलयन में 1.84 ग्राम H2SO4 है। तो हम क्या करें, अब इसको लेके चलें 1000 ml में। इसलिए 1000 ml में क्या होगा, 1000 गुणा होगा, और ये बन जाए कितना, 1840 ग्राम। ठीक, अब क्या है, ये ग्राम है, 1000 ml में सेट हो गया। 1000 ml में जाना था मोलरता के लिए, लेकिन अभी ग्राम में है, इसको बदल दो मोल में। इसलिए मोल बराबर 1840 बटे अणुभार कितना होता है इसका, 98।
98। तो इससे भाग दे दो, तो 2 से भाग दो 49, 49 2 98, और ये क्या हुआ 920। 9 दूनी 18, 20 दूनी 40। अब जो है 7 से ये कटेगा, मान लो 7 से कटेगा नहीं, 7 के 7 तो 9, 7 21 नहीं कटेगा, भाग दे लो सीधे सीधे। 920 को भाग देना है 49 से, तो 49 के 49, 12 में से 9 गए 3, और यहां 8 में से 4 गए 4। क्या करेंगे, अब हम 0 उतारेंगे। तो 430 है, ये 49 50 लगा हुआ है, 8 बार जाएगा। 8 9 72, 8 चौक 32, 7 39, 10 में 2 गए 8, यहां 12 में से 9 गए 3, कट गया। फिर दशमलव लगाओ, 1 0 बढ़ाओ, 3 दूनी 6, 7 बार ले जाओ, ये कितना आ गया, 10 में से 2 गए 8, यहां 12, एक जाएगा, 12 में से 9 गए 3। हाँ, तो ये कहीं गलत नहीं हो रहा है, यहां घटाने पर 12 में से 9 गए 3, और यहां 8 बचा, 8 में 4 गए 4, 430, 392, 30, 8 38। हाँ ठीक। अब 49 कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 6 बार हो सकता जाए, 6 9 54, और 6 चौक 24, 5 29, कटाइए। तो यहां 10 में 4 गए 6, यहां बचा 7, 17 में से 9 गए 8, ये 7 बार जाएगा। ठीक, तो बराबर आ गया क्या, 920 बटे 49, और ये हल करने पर भाग चेक कर लीजिएगा, 18.7 m। तो जो विलयन बना उसकी मोलरता क्या हुई, 18.7। इसलिए विलयन की मोलरता बराबर 18.7 m। ठीक।